गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीपलाना ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का तीसरा अध्याय अनुवांशिकी जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। आज हम जेनेटिक्स में अनुवांशिकी शब्दावली का अध्ययन करेंगे। मेंडल के वंशागति के नियमों को समझने के लिए अनुवांशिकी शब्दावली का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अनुवांशिकी शब्दावली में पहला शब्द है जीन। किसी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली अनुवांशिकी इकाई जीन कहलाती है। किसी भी सजीव के लिए एक नियम है कि एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है। मेंडल ने सजीवों के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली अनुवांशिकी इकाई को कारक कहा था। सर्वप्रथम सजीवों के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली अनुवांशिकी इकाई को जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन थे। अब दूसरी शब्दावली है युग्म विकल्पी। किसी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे मटर के पादप का एक लक्षण है ऊंचाई का लंबापन और उसका विपर्यासी स्वरूप होता है बौनापन। तो युग्म विकल्पी का मतलब होता है कि इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म में रहते हैं। जैसे लंबाई के लिए जीन टी है और बौनेपन के अंदर जो जीन होता है वो ये होता है, लेकिन ये से अलग अलग नहीं रहते हैं। ये हमेशा जोड़े के अंदर रहेंगे। ये इस रूप में रह सकते हैं या इस रूप। युग्म विकल्पी यानी ये युग्म में रहते हैं। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में एलील कहते हैं। आगे है समयुग्म जीन। अगर जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान है तो उसे समयुग्मजी अवस्था कहा जाता है। जैसे यहाँ अगर ये देखिए दोनों ही कैपिटल टी समान है, यहाँ दोनों स्मॉल टी समान है, तो ये अवस्था अगर है तो इसे हमें समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। विषम युग्मजी। अगर जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान नहीं है तो यह अवस्था विषम युग्मजी अवस्था कहलाती है। जैसे ये देखिए, ये पौधा भी लंबा होता है लेकिन इसकी जीनी संरचना में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये अवस्था विषम युग्मजी अवस्था कहलाती है। जैसे एक लक्षण और लेते हैं बीज के आकार का। तो बीज के आकार को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप अगर इस रूप में हैं तो ये विषम युग्मजी अवस्था कहलाती है, और अगर इस रूप में होते तो ये समयुग्मजी अवस्था कहलाती है। कहने का आशय यह है कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी अगर समान हैं तो वह समयुग्मजी अवस्था कहलाती है, और अगर जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप एक समान नहीं है, जैसे ये और ये, तो यह अवस्था विषम युग्मजी अवस्था कहलाती है। आगे है
लक्षण प्ररूप, जिसे इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं। कोई भी सजीव बाह्य रूप से कैसा दिखाई देता है, उसकी बाह्य प्रतीति कैसी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। जैसे मटर के पौधे को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ऊंचाई के अंदर ये लंबा है या ये बौना है। बीज के आकार को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके बीज गोल है या झुर्रीदार है। फली के लक्षण को भी देखकर बता सकते हैं कि ये फूली हुई है या संकीर्णित है। यानी किसी सजीव के वे लक्षण जो आपको बाहर से देखकर पता चल जाते हैं वो उसके फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहलाते हैं। आगे है जीन प्ररूप या जीनोटाइप क्या होता है। तो किसी सजीव की आनुवंशिकी संरचना जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहलाता है। जैसे आपने मटर के पादप को देखा और फिनोटाइप में आपने बता दिया कि पादप लंबा है। अगर आपको उसका जीनोटाइप पूछे तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है या ये भी, यानी उसकी जीनी संरचना कैसी है वो होता है उसका जीन प्ररूप या जीनोटाइप। एक होता है प्रभावी लक्षण। मेंडल ने अपने मटर के पादप पर जो संकरण के प्रयोग किए थे वो आप आगे पढ़ोगे। उसके अंदर जब उसने जनकों में क्रॉस करवाया था तो उसे अफन पीढ़ी के अंदर संकर प्राप्त हुआ था। तो अफन पीढ़ी के अंदर वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अफन पीढ़ी में वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं करते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें, हमने क्या किया कि मटर का एक समयुग्मजी लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस हमने समयुग्मजी बोने पौधे के साथ करवा दिया। क्रॉस यानी संकरण करवा दिया। तो हमें इनसे एक प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी अफन पीढ़ी के रूप में इस जीनी संरचना जीनोटाइप वाला पौधा प्राप्त हुआ, जो हमें बाहर से देखने से कैसे दिखेगा, यानी इसका लक्षण प्ररूप कैसा है, ये लंबा है। तो वे लक्षण जो इस प्रथम पीढ़ी अफन पीढ़ी में प्रकट होते, तो ऊंचाई का कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, लंबापन, तो ये लक्षण क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। लेकिन इसके अंदर एक जीन इस बोने पादप से भी तो आया है, ये तो अपने आप को प्रकट नहीं कर सका, तो बोनापन जो लक्षण है वो क्या हुआ, अप्रभावी लक्षण। तो वे लक्षण जो अफन पीढ़ी में छिप जाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और वे जो अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आगे है एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षण की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। यहाँ सिर्फ एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर दो पादपों में क्रॉस करवाया जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा। ऐसे ही है द्विसंकर संकरण। ये क्या होता है, दो लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस या संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। ऐसे ही त्रिसंकर संकरण, तीन लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस त्रिसंकर संकरण कहलाता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट है बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण। नाम से ही पता चलता है, संकर यानी अफन पीढ़ी, पूर्वज उस अफन पीढ़ी के पेरेंट यानी जनक, और संकरण अर्थात अगर अफन पीढ़ी का क्रॉस आप किसी भी जनक से करवा दोगे तो वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, ये समयुग्मजी लंबा, ये समयुग्मजी बोना, ये दोनों क्या है, जनक है, पेरेंट है। इनसे हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्रथम पीढ़ी में इस जीनोटाइप या जीनी संरचना वाला पादप मिलेगा F1 पीढ़ी,
और इसको संकर कहा जाता है। अब देखिए, अगर इस संकर का क्रॉस, यानी ये रहा संकर, इसका हम क्रॉस किससे करवाएं? पूर्वज, इनमें से किसी के साथ भी करवा दें तो वो क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। चाहे आप इसके साथ क्रॉस कराओ, चाहे आप इसको, तो इस प्रकार का क्रॉस संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है, एक परीक्षण संकरण और एक बाह्य संकरण। परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है? अपना F1PD का संकर है। अगर इसका क्रॉस आप, ये क्या है? अप्रभावी जनक है। अगर आप इसका क्रॉस अप्रभावी जनक से कराओगे तो ये जो क्रॉस कहलाएगा वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, ये क्या है? F1 संकर है। अगर F1 संकर का क्रॉस आप प्रभावी जनक के साथ, ये प्रभावी जनक है, प्रभावी जनक के साथ करवाओगे तो वो क्रॉस कहलाता है बाह्य संकर। ध्यान रखना, बैक क्रॉस की परिभाषा पूछे तो सीधी क्या लिखोगे? F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक से करवाओगे तो वो बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और संकर पूर्वज संकरण के अंदर ही अगर पूछ ले परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस या फिर बाह्य संकरण क्या है, तो अगर F1 संकर का क्रॉस प्रभावी जनक से कराएंगे तो वो बाह्य संकरण कहलाएगा, और अगर F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराओगे तो वो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। आगे देखिए, व्युत्क्रम क्रॉस, इसको समझते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है कि आपने क्या किया? प्रथम बार आपने दो जनकों के बीच क्रॉस कराया, ठीक है, इन दो जनकों में क्रॉस करवाया। इसको आपने क्या किया? मेल पेरेंट के रूप में, और इसको आपने फीमेल पेरेंट के रूप में काम में लिया है। दूसरी बार जब आपने क्रॉस करवाया, दूसरी बार जब आपने क्रॉस करवाया तो इस बार आपने इसको फीमेल के रूप में और इसको मेल के रूप में यूज किया है। तो इस प्रकार का क्रॉस है वो व्युत्क्रम क्रॉस, यानी आपने इनका क्रम बदल दिया, मेल को फीमेल के रूप में यूज किया है और फीमेल को मेल के रूप में यूज किया है। तो इस प्रकार का क्रॉस है वो व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। आगे है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में क्रॉस करवाया जाता है वह जनक पीढ़ी कहलाती है। आगे है F1 पीढ़ी क्या होती है? तो जनक में क्रॉस करवाने से जो पीढ़ी प्राप्त होती है वह F1 पीढ़ी कहलाती है। आगे है एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात क्या होता है? तो हमने पढ़ा था ना, एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण से F2 पीढ़ी में जो आपको लक्षण अनुपात, यानी ये लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप का अनुपात मिलता है वही एक संकर अनुपात कहलाता है। और एक है यहाँ पर द्विसंकर अनुपात। तो द्विसंकर संकरण से F2 पीढ़ी में आपको जो जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होंगे उनका जो अनुपात होगा वो द्विसंकर अनुपात कहलाता है। याद रखना, एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं भी। एक संकर संकरण में आपको जो जीनोटाइप और फिनोटाइप मिले हैं उनका F2 पीढ़ी में क्या अनुपात रहा है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, मेंडल के वंशागति के नियमों को समझने के लिए आपको आनुवंशिकी शब्दावली का ज्ञान होना
अत्यंत आवश्यक होगा। अगर आप अनुवांशिकी शब्दावली को समझ जाओगे तो मेंडल के नियमों को समझना और अधिक आसान हो जाएगा। तो मेंडल के वंशागति के तीनों नियमों को पढ़ने से पहले अनुवांशिकी शब्दावली का अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद आप नियमों को पढ़ोगे तो वो सरलता से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।